माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। हमारी ऑडिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी किस किस तरीके से आगे वीडियोस रहने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सारा अकाउंटिंग का जो बेसिक है, जो क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा है, वो आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें हम जर्नल, लेजर और बीआरएस ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। थर्ड जो हमारी वीडियो है उसमें हम ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कवर करेंगे। देन डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, कैपिटल रेवेन्यू, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करा चुकी हूँ। एनपीओ वाला वीडियो आप देखेंगे, एनपीओ वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं यहाँ पे करवाऊंगी। नेक्स्ट हम ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, साथ में उसका फॉर्मेट भी देखेंगे। और फाइनल एक वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज कवर करेंगे जो यूपी पीसीएल में पूछे गए हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस में नजर डाल लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मीनिंग से। अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटेंसी क्या है? देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्लास 11 में पढ़ी है। हम एक तरह से रिवीजन है ये आपका, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो देखिए बात करें अगर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप चीज़ों को पहले तो रिकॉर्ड करते हो, फिर उन्हें क्लासीफाई करते हो और फिर समराइज करते हो। ठीक है, लेकिन जो हर एक चीज़ हो रही है ये किस तरीके से हो रही है? एक प्रॉपर तरीके से और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, टाइम को ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ पहले हुई है आप उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ होती है फिर आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी चीज़ अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हम हमेशा मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। Transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। सबसे पहले आपने किसी ट्रांजेक्शन को पहचाना, उसे रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया एक सिग्निफिकेंट तरीके से। ठीक है, क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए आपने किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों को आपने लेना है। और लास्ट में आप क्या करोगे? इन चीज़ों को इंटरप्रेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे जो भी आपने पूरी की पूरी प्रोसेस से रिजल्ट निकाला है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न बुक कीपिंग या फिर फादर ऑफ अकाउंटेंसी आप किसे कहते हैं? लूका पेसियोली। ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ लें। नेक्स्ट बात करें अगर कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स है: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? प्राइमरी फंक्शन है देखिए हमारे अकाउंटिंग का कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट उसे समराइज करते हैं, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को जो रॉ डेटा है उससे हम क्या करते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हर एक चीज़ को समराइज करते हैं। फिर आती है बात रिपोर्टिंग की कि देखिए मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू द इन्वेस्टर्स अबाउट कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आंसरेबल होता है कि जो भी कंपनी में चीज़ें हो रही हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आप चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। आपने उसे नीड टू बी पीरियोडिकली अपडेटेड टू देम। ठीक है, आपने ओनर्स को उन्हें कम्युनिकेट करना है। और लास्ट में आप करेंगे एनालाइज। लास्टली अकाउंटिंग इंटेल्स conducting an analysis of the result. After results have been summarized and reported, a meaningful conclusion needs to be drawn. Management must find out its positive and negative points. तो लास्ट में आप क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं उन्हें आप एनालाइज करेंगे कि क्या क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं। सो ये कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे। आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मतलब ये मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। फिर आपने उसको मेजर किया। मेजर का मतलब है कोई भी, जैसे हमारा करेंसी क्या है, रुपीज़, तो हमने उसमें उसे मेजर करके उसकी वैल्यू को लिख लिया। फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड आपको पता है हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज में हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद उसे क्लासीफाई करना, समराइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट में उसे कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं? ताकि हम हर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, प्रॉफिट एंड लॉस को हम पता लगा सकें, हम ये पता कर सकें कि हमारे कंपनी की या फिर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर सकें,
जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम यूजर्स तक पहुंचा सकें और अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस में अगर देखें तो देखिए, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करके रखता है, उन्हें प्रिपेयर करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, रिजल्ट्स को या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है और मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये उसके फंक्शंस है और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए, एडवांटेजेस आर द सेम जो हमने उसके फीचर्स में पढ़ा कि मेंटेनेंस करना बिजनेस रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, रिजल्ट्स को कंपेयर करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लीगल मैटर्स को संभालता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, टैक्सेशन मैटर्स में इंपॉर्टेंस देता है, बिजनेस की वैल्यू को बताता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा मनी की ही टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी के अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको हम कभी भी अकाउंटिंग के अंदर नहीं लेंगे। तो ये उसको एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डिसएडवांटेजेस है कि हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही कंसिडर करना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मे बी बायस्ड हो सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट, ये एक प्रिंसिपल भी होता है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ेंगे। अकाउंट्स मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं। और मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इट्स वैल्यू। ठीक है, मनी क्या करता है, एक मेजरमेंट की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं जो कि अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ये सारे के सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में कि जो अकाउंटिंग है वो साइंस है या आर्ट है। ठीक है, तो देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पर आप क्या करते हैं, हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, उसे फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, और तब जाके आप किसी रूल को बनाते हैं। तो साइंस को, अगर हम अकाउंटिंग को साइंस की नजरिए से देखें तो देखिए, अकाउंटिंग के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, खुद की टेक्निक्स होती है और इसी प्रिंसिपल्स के बेस पर हम हर एक चीज को सिस्टमैटिकली करते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स पता चल सके। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है। ओके, अब अगर आर्ट की बात करें तो देखिए, रूल हमने सीख लिया लेकिन उसे अप्लाई करना हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। कोई उसे किसी और तरीके से अप्लाई करेगा, किसी के दिमाग में कुछ और आइडिया आएगा अप्लाई करने का। तो अकाउंटिंग को अगर आर्ट की नजर से देखें तो एवरी बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल्स according to the nature of the business and determine the results after analyzing so it's an art। ठीक है, अकाउंटिंग साइंस भी है, अकाउंटिंग आर्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स भी होते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए हर एक बिजनेसमैन अलग अलग अप्रोच यूज करता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस अबव डिस्कशन से इट्स वेरी क्लियर कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में दोनों ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग को साइंस भी कहते हैं और अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं। और वैसे भी देखिए, हमने तो डेफिनेशन में ही पढ़ा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग एंड ईटीसी। ओके, सो ये आर्ट तो है ही लेकिन साइंस भी है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की। तो ये देखिए, पूरा ही आपका 11 का सिलेबस है एक तरीके से कि पहले आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचाना, फिर आपने उसे रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करने के लिए हम उसे रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जनरल में। एक तो हमारी जनरल बुक होती है लेकिन साथ में कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद हम क्या करेंगे, उसे पोस्ट करेंगे लेजर में, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, समराइज करना है। समराइज कैसे, एक ट्रायल बैलेंस में हर एक चीज को समराइज करेंगे। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को आप प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L और साथ में बैलेंस शीट। तो ये आपकी समराइजिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने उससे क्या रिजल्ट निकाला उसको आप एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में जो उसके यूजर्स होते हैं उसको आप हर एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो हमारे पास मेनली 3 ब्रांचेस दी गई हैं, जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर इनको रिपोर्ट करना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें हम पढ़ते हैं कॉस्ट शीट, कि कोई चीज़ बनती है तो उसके बनाने के पीछे की जो प्रोसेस होती है वो हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पूरे मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को सीखते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस हैं मेनली जो हमें सिखाई जाती हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
नेक्स्ट बात करते हैं 3 टर्म्स जो हमारे पास आती हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। ये वाले जो 3 टर्म है, ये देखिए 3 स्लाइड्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो से ही ली हुई है, जहां पर आप इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सिंपली आपको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आपने क्लिक करना है और वहां आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप ये तीनों टर्म्स को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके यूजर्स के बारे में। तो हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एट द एंड हमें क्या करना है, हमारे यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, उन्हें हमें बताना है कि हमने क्या रिजल्ट्स निकाला है, हमने क्या एनालिसिस किया है। तो ये जो यूजर्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि बिजनेस के ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि लैंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक। ये सारे वो लोग हैं जिनको जरूरी है आपकी कंपनी या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को जानना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ यूजर्स टू असिस्ट इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन को लेना होता है जो हमारे लिए रेलिवेंट होती है, ठीक है, जो हमें असिस्ट करे, जो हमें हेल्प करे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। तो ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आता है रिलायबल। रिलायबल मतलब कोई ऐसी चीज जिस पे हम भरोसा कर सकें, ठीक है, जिसमें कोई भी बायसनेस ना हो, जो न्यूट्रल चीज हो, ठीक है। कैन बी रिलाइड अपॉन, फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर, न्यूट्रल होनी चाहिए, कंप्लीट, प्रूडेंट। कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और जिसपे कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज रिलायबल। फिर आती है कंपेरेबल, कि आप जो भी अपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसे दूसरे बिजनेस के साथ आप क्या कर सके, कंपेयर कर सकें, ठीक है, या फिर खुद के ही बिजनेस के साथ, अपने प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के साथ आप उसे कंपेयर कर सकें। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आता है अंडरस्टैंडेबल, कि जो भी आप चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से प्रिपेयर करें कि सामने वाले को वो इजीली कम्युनिकेट हो, सामने वाले को इजीली वो क्या कर सके, आप अंडरस्टैंड करवा सके कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो must be presented so it is understandable to users. तो 4 characteristics, very easy, relevant, reliable, comparable and understandable. Okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री सिस्टम। तो ये तो देखिए हमने क्लास 11 में ये हमने पढ़ा हुआ है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जहां पर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों पे ही क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। वेरियस सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की जाती हैं। लेजर कंटेन्स 3 अकाउंट इसके अंदर होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और लास्ट में अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। मेरी डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जहां पर डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है और एक ट्रांजेक्शन से दोनों चीजों पर फर्क पड़ता है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, 1 एंट्री एंड नो एंट्री। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें मिक्सचर है। बेसिकली यहाँ पे या तो 1 एंट्री होगी या फिर नो एंट्री होगी। यहाँ पर कोई सब्सिडरी बुक्स नहीं होती एक्सेप्ट कैश बुक, सिर्फ एक ही कैश बुक बनाई जाती है। लेजर कंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट, ठीक है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट यहाँ मेंटेन किया जाता है। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता और सिर्फ रफ एस्टिमेट किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए जाते हैं रफली। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए जाते, जैसे कि आपका P&L या बैलेंस शीट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है जिसमें सिंगल एंट्री के थ्रू, एक ही साइड की एंट्री के थ्रू आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम, क्यों ये दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमने क्लास 11 में बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को इनमें कन्फ्यूजन रहती है और यहाँ से MCQs पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे हमारे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं। सो प्लीज़ आप इनको अच्छे से समझिएगा। सो हमारे पास आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉमन सेट है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनका एक सेट बनाया गया है। और किसने बनाया है ये सेट, FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। देखिए यहाँ पे जितनी भी फुल फॉर्म्स है प्लीज उन्हें पढ़ते जाइए, समझते जाइए, हो सकता है MCQ में वो यही पूछ ले। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने क्या करा है, कुछ प्रोसीजर्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को एक सेट बनाकर इशू किया है, जिन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अंदर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, कन्वेंशंस आते हैं, जिन्हें हम गैप कहते हैं। इट रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड for recording and reporting of
business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements। ठीक है, एक गाइडलाइन हमें दी जाती है कि हमें किस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है, ताकि हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। उसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और कौन बनाता है इन्हें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस है जो सबको फॉलो करनी ही होती हैं। 3 फंडामेंटल अजम्पशन है। देखिए, पहली है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी कि हमारा कंसर्न किससे? गोइंग से, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, और इसी के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं अपने एसेट्स को कि वो करंट हैं या फिर नॉन करंट्स हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज को कि वो करंट लाइबिलिटीज हैं या नॉन करंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, जिसके बेस पर हम एक अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं और उसी के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीजें शॉर्ट टर्म है, कौन सी चीजें लॉन्ग टर्म है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इट इज assumed that the business firm would continue its operations indefinitely, that is for a fairly long period of time, and would not be liquidated in the foreseeable future। कोई भी अपना बिजनेस ये सोचकर शुरू नहीं करता कि मैं 1-2 महीने चला लेता हूँ फिर बंद कर दूंगा या बंद हो जाएगा। हर कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश इसलिए करता है कि लॉन्ग टर्म तक वो चले और अच्छे से चले। तो पहला अजम्पशन है कि हम अपना ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेस्ड है। सेकंड बात करते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, लगातार जो चीज आप कर रहे हैं उसे रेगुलर बेसिस पर आप करें। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करें तो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हमें देखने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप हर बार एक ही मेथड को चूज करें ताकि आपको कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो, और एक मेथड को चूज करके आपको और भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के हमारे पास मेथड्स हैं, लाइक ओरिजिनल वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सपोज अगर हम एक अकाउंटिंग ईयर में पहला मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरे अकाउंटिंग में हमने मेथड चेंज कर दिया, तो ये हमें ही दिक्कत आएगी कि हम दोनों ईयर के स्टेटमेंट्स को कंपेयर कैसे करें, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही मेथड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है अमाउंट का। ठीक है, तो वो दिक्कत ना आए इसलिए हमें कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेथड चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं एक इन्फॉर्म करके कि हाँ हम ये मेथड चेंज किया है इस साल, कर दीजिए, लेकिन अगर आप सेम मेथड रखते हैं तो उसके ज्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन कहता है अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम टेक्स प्लेस एंड नॉट एट द टाइम व्हेन सेटल डन। कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रही है तभी आप उसे रिकॉर्ड कर दें, वेदर इट इज कैश ट्रांजेक्शन, वेदर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई आप उसे तभी रिकॉर्ड कर दें। इस चीज का वेट मत करें कि जब वो सेटल हो गया आपने तब रिकॉर्ड करनी है। एक्रूअल अजम्पशन यही कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो आप उसे तभी रिकॉर्ड करें, चाहे वो आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस वाले ट्रांजेक्शन हो। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड विच सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने सेल्स कर दी या फिर जब आपने सर्विसेज दे दी। एंड इररेलेवेंट एज टू व्हेन कैश इज रिसीव अगेंस्ट द सेल्स। आपको ये वेट नहीं करना है कि सेल करने के बाद जब पैसा आएगा आप तब रिकॉर्ड करोगे। जब आपने सेल कर दी, ट्रांजेक्शन कर दी, बस आपको तभी उसे रिकॉर्ड कर देना है। ये हमारा एक्रूअल अजम्पशन। ओके, सो 3 फंडामेंटल यानी कि बेसिक हमारे पास कुछ अजम्पशंस होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, कंसिस्टेंसी कि हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे, एक्रूअल अजम्पशन कि जब ट्रांजेक्शन हो गई तभी रिकॉर्ड करो, रियलाइजेशन का वेट मत करो। ओके, अब हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, बेसिक कंसेप्ट्स जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो उन तीनों के अलावा भी हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी, जिसको हम अकाउंटिंग एंटिटी, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। सिंपल है कि हमारा बिजनेस अलग है और हमारा बिजनेस का ओनर अलग है, दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, हमने देखा है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां हम कैपिटल को शो करते हैं। वो कैपिटल यही रिप्रेजेंट करती है कि हमने बिजनेस को उसके ओनर से अलग रखा हुआ है। हमने बिजनेस जो स्टैब्लिश किया है, बिजनेस में जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अमाउंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने ओनर से पैसा एज अ लायबिलिटी लिया हुआ है और कल के दिन हमें उसे लौटाना है। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हमें पता है कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा सिर्फ मनी के फॉर्म में होगी। अगर मनी के फॉर्म में नहीं होगी तो हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कि हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस हमने ये मान के चला हुआ है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और उस छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है, जिसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग के अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ले लीजिए या फिर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने यूजर से नहीं छुपानी है। कुछ भी चीज़ है जो आपकी
यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको उन्हें ठीक से कम्युनिकेट करनी है. देयर शुड बी रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इट शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. फिर आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि मटीरियलिटी मतलब जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको जरूर डिस्क्लोज करना है. मटीरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर बिजनेस. कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. तो मटीरियल चीजें आप उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वरना उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क पड़ेगा. फिर आता है प्रूडेंस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. इसके दो नाम है, प्रूडेंस और एक से कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, कंजर्वेशन भी कहते हैं. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? It provides guidance for recording transaction in the books of accounts and is based on the policy of playing safe. ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई सेफ प्ले करना है. कैसे? It says do not anticipate profits but provide for all possible losses. ठीक है. देखिए, कोई भी आपको प्रॉफिट्स होने वाले हैं ना, उनको आप पहले से ही मान के मत बैठो कि मुझे वहां से पैसा मिलेगा या मुझे वहां से प्रॉफिट होगा, लेकिन अपने होने वाले लॉसेस के लिए आप पहले से तैयार रहें. ठीक है. भले ही आप अपने प्रॉफिट्स के लिए तैयार ना हो, अपने प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट ना करें, लेकिन हमेशा अपने लॉसेस के लिए तैयार रहें. ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है. In other words, we should make provisions for probable future expenses and ignore any future probable gain until it actually accrues. जब तक आपको कोई गेन हो नहीं जाता तब तक आप उसको माने ना कि वो गेन है, लेकिन अपने लॉसेस, अपने एक्सपेंसेस को फ्यूचर में बचने के लिए पहले से ही आप अपने प्रोविजंस बनाते रहें. जैसे हम बना के चलते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी की सारी चीजें क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज. अपने लॉसेज से हमेशा प्रिपेयर करके रखें खुद को, चाहे आप अपने गेन्स को मान नहीं रहे हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. ये कहता है कि कोई भी एसेट को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जब जिस प्राइस आप जो उसको प्राइस पे किया है उसे एक्वायर करने के लिए हमेशा उस कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करें. कॉस्ट कंसेप्ट. ठीक है. मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको जितने आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मेक श्योर आप उससे मैचेस उतने रेवेन्यूज भी अर्न करें. एक बैलेंस बना के रखें बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द रेवेन्यूज. ठीक है. ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो करेक्ट प्रॉफिट्स को या करेक्ट चीजों को डिपिक्ट करे. द मैचिंग कंसेप्ट दस स्टेट दैट ऑल रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वेदर रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर और नॉट, all costs incurred whether paid during the year or not should be taken into account while ascertaining profit or loss for that year. कोई भी ट्रांजेक्शन एक साल से रिलेटेड है, चाहे वो आपने रियलाइज करी है चाहे नहीं करी है, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड करेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस में. नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट. हमारे पास दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो ये वो है ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल. फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जिसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा इसका नाम. कई लोग रियलाइजेशन और कंजर्वेटिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंजर्वेटिज्म में उसका दूसरा नाम प्रूडेंस है. ठीक है. आप सीपी से याद रख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू और आर फॉर रियलाइजेशन प्रिंसिपल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव टू बी रियलाइज्ड at the time when a transaction has been entered and the obligation to receive the amount has been established. जब आपको कोई अमाउंट रिसीव करने को ऑब्लिगेशन आपके पास आ जाए तब आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें. सिंपल. जब भी कोई ट्रांजेक्शन करी है तभी आप उसे रिकॉर्ड करो. आपने कोई सेल करी, आपका ऑब्लिगेशन अराइज हो गया कि आपने सामने वाले इंसान से पैसे लेने हैं, भले ही वो आपको नहीं मिले, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, एज वेल एज आपका ट्रांजेक्शन भी हो गया, तो आपने उसको तभी रिकॉर्ड कर देना है. ओके. और लास्ट है हमारे पास वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसे वेरीफाई कर सकें और किसी भी पर्सनल बायसनेस से फ्री होनी चाहिए. उसमें कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं. अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की बेसिस पर. तो दो तरीके के बेसिस होते हैं. एक होता है हमारा कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन द रिसीट्स और पेमेंट बिकम्स ड्यू. आपको कब रिकॉर्ड करना है उसको? जब आप उसे क्या कर रहे हैं, अराइज हो रहा है जब वो चीज़, या मतलब आपने जब उसको अराइज नहीं, जब हम कहेंगे कि जब हमने उस चीज़ को पे कर दिया या फिर जब उसको रिसीव कर दिया, तब आप उसे क्या करें, रिकॉर्ड करें, ना कि सिर्फ ड्यू होने पर उसे रिकॉर्ड करें. ये हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है. Revenue is recognized at the time when cash is received and not at the time of sale or change of ownership of goods.
एज वेल एज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है, ताकि जो डिफरेंस आ सके वो हमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बता सके, ये हमारा कैश बेसिस कहता है। अब अगर एक्रूअल बेसिस की बात करें तो वो क्या कहता है कि कोई भी चीज जब आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, तभी आप उसको क्या कर दें, रिकॉर्ड कर दें और वेट ना करें कि कब वो चीज आपके पास आएगी, ठीक है। ये जो आपका एक्रूअल बेसिस होता है वो रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, रियलाइजेशन एंड मैचिंग, ठीक है। अब आती है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग बॉडी बनाती है, जैसे कि हमारा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिससे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उनको बनाते टाइम, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसके बाद कुछ IFRS आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल पे होते हैं, दोनों में बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ देते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन अकर हुई है, ठीक है। अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रिपेयर्ड एट द टाइम इट इज एंटर्ड इनटू. It is also referred to as supporting document. It is of prime importance as in the books of accounts, and transactions are recorded on the basis of an evidence. This evidence being the basis of recording entry are known as source document, जैसे कि bills of purchase, invoices, debit note, credit note, ये सारी चीजें हमारा क्या है, source documents, ठीक है। कोई भी जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है। तो कुछ हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कैश मेमो। कैश मेमो कौन बनाता है, एक सेलर बनाता है, कब, फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, उसने कोई सामान बेचा और उसके बदले से कैश मिल गया, तो कैश मेमो क्या करेगा, सेलर प्रिपेयर करेगा जब भी वो ट्रांजेक्शन करेगा, ठीक है। फॉर द परचेजर फॉर गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश एंड फॉर द सेलर फॉर सेल्स मेड फॉर कैश, IT कंटेन्स डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट रिसीव, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर इट कंटेन्स, इस सारी चीजें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैश मेमो के अंदर होती है। कौन बनाता है, एक सेलर बनाता है जब भी वो कोई सेल की ट्रांजेक्शन करता है, और ये दोनों के लिए एक एविडेंस होता है, परचेजर के लिए भी और सेलर के लिए भी। इनवॉइस बिल भी एक सेलर बनाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैश मेमो कैश बेसिस के लिए होता है, जो इनवॉइस बिल होता है वो क्रेडिट बेसिस के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, आप एक शॉर्ट वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इनवॉइस बिल क्रेडिट बेस पे होता है, जबकि कैश मेमो आपका कैश बेसिस पे होता है, ठीक है। फिर आता है पे इन स्लिप, इट इज यूज फॉर डिपोजिशन कैश और चेक इनटू बैंक। हम बैंक में जाके देखते हैं ना, हमारे पास डिपॉजिट स्लिप होती है या फिर विड्रॉल फॉर्म होता है, चेक्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पे इन स्लिप होते हैं, ठीक है, जो एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ बनते हैं कि हमने कोई अमाउंट अपने बैंक में जमा करी है या फिर विड्रॉ करी है। सो दीज आर पे इन स्लिप। फिर आता है चेक। चेक हमें पता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी हम इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक चेक क्या है, एक बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in electronic form. ये जितनी भी चीजें यहाँ पे कही गई है, सिंपल देखिए, चेक का मीनिंग बेसिक आपको बताइए, डिटेल में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से अच्छे से करेंगे इसकी डेफिनेशन को समझते हुए। फिलहाल आप इतना समझिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका चेक। नेक्स्ट है आपका डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंस दैट अ डेबिट was being made to the account of the party named in the debit note. डेबिट नोट में नाम लिखा गया जो उस चीज को हमने कोई अमाउंट डेबिट करी है। It details the reason for the debit. The effect of debit note is that indebtedness to the supplier is reduced, or if the account is already settled, goods can be purchased further without payment. ठीक है, डेबिट नोट कब बनेगा, जब आपने कोई चीज को उधार में बेचा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ये शो करना है कि इनडेटनेस है, यानी कि सप्लायर को आपने क्या करना है, इतना इतना पैसा पे करना है, या फिर आपने कितना अमाउंट सेटल कर दिया है, वो सारी चीजें आप डेबिट नोट में शो करते हैं। वही सेम चीज आती है क्रेडिट नोट में, जो ये दिखाती है कि आपने क्रेडिट नोट में ये दिखाता है कि आपने किस किस को क्रेडिट किया है सामान, ठीक है। अच्छा, डेबिट नोट में हम क्या कर रहे हैं, हम उधार में सामान खरीद रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोला था, हम डेबिट में क्या करें, उधार में सामान खरीद रहे हैं, और क्रेडिट नोट में हम क्या कर रहे हैं, उधार में सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स की बात आती है और वहाँ पे सप्लायर्स की बात आती है, ठीक है। फिर वाउचर्स है। वाउचर्स हमें पता है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिट, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे के सारे वाउचर्स हैं हमारे पास। और वाउचर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है सपोर्टिंग वाउचर्स, ठीक है, जिन्हें सोर्स वाउचर्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, जो किसी भी ट्रांजेक्शन के होते ही
रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। और कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जिसे हम सेकेंडरी वाउचर्स कहते हैं। दीज वाउचर्स आर रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस prepared by an accountant or countersigned by an authorized person. These transactions are further divided into cash as well as non-cash transactions. So cash vouchers क्या होते हैं, जो रिसिट और पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, चेक्स के थ्रू। Whereas जो कैश वाउचर्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज है। डेबिट वाउचर, ठीक है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश आर नोन एज कैश वाउचर्स, इट इंक्लूड्स एंड पेमेंट थ्रू चेक्स। फिर आता है क्रेडिट वाउचर्स जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स व्हेन पेमेंट इज मेड। फिर आता है नॉन कैश वाउचर्स या फिर ट्रांसफर वाउचर्स विच आर प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। कैश के अलावा कोई ट्रांजेक्शन हुई है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन कैश वाउचर्स को इशू करते हैं। उसके बाद फर्दर भी हमारे पास कुछ और वाउचर्स है, कॉम्प्लेक्स वाउचर, कंपाउंड वाउचर। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन विद मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे क्या है, मल्टीपल क्रेडिट्स हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। एंड द अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर फॉर सच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वाउचर। उनके लिए जब हम क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर्स, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मल्टीसिप्लिटी है, मतलब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने क्रेडिट बेस पे, तो उसके लिए हम जो एविडेंसेस तैयार कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर्स या फिर कंपाउंड वाउचर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाउचर्स, कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं, विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट एंड वन डेबिट या क्रेडिट आर कॉल्ड कंपाउंड वाउचर्स। जो मल्टीपल जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है उनमें से जब मैं एक ट्रांजेक्शन को निकालूंगी तो वो हर एक ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी, कंपाउंड वाउचर। एंड डेबिट नो वाउचर हमें पता है जब हम डेबिट मल्टीपल डेबिट्स करेंगे, क्रेडिट वाउचर जब हम मल्टीपल क्रेडिट्स करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। हमने पूरा का पूरा बेसिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर, ट्रायल बैलेंस और बीआरएस को कवर करेंगे। यहाँ पे हमने जो बेसिक्स होते हैं अकाउंटिंग के, मतलब उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके प्रिंसिपल्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और AS वगैरह ये सब चीज़ें भी देखें। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो भी PYQs में क्वेश्चंस आएंगे, जब उसके बाद मैं इस स्लाइड को लेकर आऊँगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट IAS है जिनको हमें पढ़ने हैं, जो MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पोस्ट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। और आई होप सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।